हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कलन विधि से गति के समीकरणों का निगमन करेंगे। यानी हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे कैलकुलस मेथड से। तो हम जानते हैं कि हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, जिसमें से पहली हमारी इक्वेशन होती है v इक्वल यू प्लस ए टी, दूसरी हमारी इक्वेशन होती है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड हमारी इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। जिसमें से u, v, a और t के क्या मतलब होते हैं। v का मतलब होता है हमारा अंतिम वेग, जिसको हम फाइनल वेलोसिटी भी बोलते हैं। u का मतलब होता है हमारा प्रारंभिक वेग, जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। ए हमारा होता है एक समान त्वरण। तो त्वरण में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमारा जो त्वरण होता है वो एक समान त्वरण होता है, यानी एक समान त्वरण के लिए ही हमारी ये तीनों इक्वेशन वैलिड है। और टी हमारा होता है समयांतराल। समयांतराल का मतलब ये है कि जितने समय तक हमारा एक्सीलरेशन वर्क करता है किसी वस्तु पर, वो समयांतराल। और एस का मतलब होता है विस्थापन, यानी डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग एक मोशन कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग हम मान लेते हैं u है। अब इसका प्रारंभिक वेग u है। मान लेते हैं कि इस पे t टाइम तक कोई फोर्स अप्लाई होता है, यानी कोई बल लगता है, जिसकी वजह से इसमें a त्वरण आ जाता है। यानी इसका एक्सीलरेशन हम मान लेते हैं a है, और ये कितने टाइम तक वर्क करेगा, t टाइम तक। और t टाइम के बाद मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी बढ़कर के v हो जाती है, या अंतिम वेग इसका क्या हो जाता है, हमारा v हो जाता है। तो इतने समयांतराल में, यानी t समयांतराल में, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि समय हमारा 0 है, यानी t की वैल्यू हमारी 0 है। और इस टाइम पर हम मान लेते हैं कि t की वैल्यू हमारी t है, तभी इसका समयांतराल t माइनस 0 यानी t के बराबर हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं इनके और इनके बीच, यानी दोनों स्थितियों के बीच का जो समयांतराल है वो t है। यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो मान लेते हैं कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है, और यहाँ पर आते आते डिस्प्लेसमेंट हमारा s हो जाता है। यानी इनके बीच की दूरी की बात करें तो वो हमारा s हो जाता है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब इसमें जो त्वरण कार्य कर रहा है वो त्वरण हम मानेंगे कि एक समान है, यानी कि नियत त्वरण है। उसकी वैल्यू जो है वो वेरी नहीं कर रही है, बदल नहीं रही है। अब हम आते हैं गति के पहले समीकरण पे। गति का हमारा पहला समीकरण क्या होता है, v इक्वल यू प्लस ए टी। इसको हमें डिराइव करना है। तो इसको डिराइव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग त्वरण का फॉर्मूला लिखेंगे। त्वरण बराबर हमारा होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, यानी त्वरण बराबर हमारा होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। इसको अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं dv अपॉन dt, यानी a का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा dv बाई dt। अब हम क्या कर सकते हैं, dt को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं a के साथ। जब मल्टीप्लाई इसको कर देंगे तो हमारा बन जाएगा dv इक्वल a dt। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको दोनों साइड समाकलन करना है, यानी दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है इसका। तो इधर भी इंटीग्रेशन हम कर देंगे और इधर भी इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इंटीग्रेशन में हमें लिमिट अप्लाई करनी है, तो जो भी वेरिएबल होते हैं उनके हिसाब से हम लिमिट अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें तो v वेरिएबल है, v का मतलब हमारा वेग, और वेग वेरिएबल है, तो वेग कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है तो हम चेक करेंगे। तो मोशन के दौरान हमारा जो वेग है वो u से लेकर के v तक जाता है। तो इसकी लोअर लिमिट जो हो जाएगी हमारी u हो जाएगी, और जहाँ तक जाएगा यानी v तक जाएगा तो v हमारी अपर लिमिट हो जाएगी। इसी तरह अगर हम देखें तो a जो है हमारा वो कांस्टेंट है। अब जो भी कांस्टेंट होते हैं उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम चाहें तो a को इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। अब हम लिमिट जो अप्लाई करेंगे वो t के हिसाब से करेंगे, क्योंकि t जो है हमारा वेरिएबल है। तो t कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं t हमारा 0 से लेकर के t तक वेरी करता है। यानी इसकी जो लोअर लिमिट हो जाएगी वो हमारी 0 हो जाएगी, जो अपर लिमिट हो जाएगी वो t हो जाएगी। इतना करने के बाद आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लेना है। अब इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होता है, हमारा v हो जाएगा। जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ जो dx होता है वो क्या हो जाता है, x हो जाता है। इसी तरह हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। इसी तरह हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। इसी तरह हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो v और इसकी लिमिट फिर हमको अप्लाई कर देना है u से लेकर के v तक इक्वल। अब यहाँ पर a जो है उसका इंटीग्रेशन होना नहीं है, तो a को हम ऐसे लिख सकते हैं बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ dt जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt हमने t लिख लिया। अब इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेकर के t तक हो जाएगी। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें लिमिट अप्लाई करनी है। तो लिमिट अप्लाई करने में हम क्या करते हैं कि एक बार अपर लिमिट, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट। यानी जो भी ये लिखा है, जैसे v लिखा है तो v की जगह एक बार अपर लिमिट रखेंगे, यानी v को रखेंगे, तो v की जगह v को रखेंगे तो v ही आएगा। फिर हम v की जगह एक बार u को रखेंगे और बीच में हम माइनस लगाएंगे। तो इसको अप्लाई करते हैं लिमिट इसमें, तो ये हमारा हो जाएगा v की जगह v को रखेंगे तो हो जाएगा हमारा v माइनस का अब v की जगह u को रखेंगे, तो v की जगह u रखेंगे तो हमारा
u बन जाएगा इक्वल। अब यहाँ a पहले से लिखा हुआ है तो हम a लिख लेंगे। उसके बाद t की जगह अब हम एक बार अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो t की जगह अपर लिमिट यानी t को रखेंगे तो ये t ही बनेगा, और माइनस का लोअर लिमिट यानी t की जगह अब हम 0 रखेंगे, तो 0 रख देंगे तो ये t माइनस 0 बन जाएगा। तो v माइनस का u इक्वल, अब यहाँ पर a लिखा हुआ है, ये t माइनस 0 का मतलब t हो जाएगा, तो a इंटू टी क्या हो जाएगा हमारा at हो जाएगा, तो ये बन गया हमारा at। तो v बराबर अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम उधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा u प्लस at। यही हमारा गति का पहला समीकरण हो जाएगा, v इक्वल u प्लस at। अब हम देखते हैं गति का दूसरा समीकरण। तो दूसरा समीकरण हमारा होता है s इक्वल यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? वेग का डिफरेंशियल फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो वेग बराबर हमारा होता है ds अपॉन dt, यानी विस्थापन परिवर्तन बटे समयांतराल। तो हम इस तरह से उसको लिखते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, v इक्वल ds अपॉन dt। अब इस dt को हम v के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ds इक्वल v dt। अब यहाँ पर हमको v की वैल्यू रखनी है। अभी हमने v की वैल्यू निकाली है, v बराबर पहले इक्वेशन से लिख सकते हैं इसको u प्लस at। तो ये हमारा हो जाएगा ds इक्वल, इसको हम लिख देंगे u प्लस at और dt का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा ds इक्वल u dt प्लस at dt। अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, इधर भी इंटीग्रेशन कर देंगे और इधर इंटीग्रेशन करेंगे, तो दोनों पदों में इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा। अब ds की लिमिट अप्लाई करेंगे तो s मतलब जो विस्थापन है उसकी लिमिट क्या है हमारी? 0 से s तक है, तो इसको हम रख देंगे यहाँ पर 0 और यहाँ पर s। इसी तरह हम u dt में u जो है वो हमारा कांस्टेंट है और t जो है वो वेरिएबल है, तो t वेरिएबल है तो t की लिमिट हम रखेंगे 0 से t। तो यहाँ पर लोअर लिमिट इसकी हो जाएगी 0 और अपर लिमिट हो जाएगी इसकी t। इसी तरह at dt में a जो है हमारा वो कांस्टेंट है, तो a को हम बाहर रख सकते हैं और बाकी हमारा बचेगा t dt, जिसमें t वेरिएबल है, तो t वेरिएबल है तो इसकी लिमिट हो जाएगी हमारी 0 से t। तो यहाँ हम रख देंगे 0 से t। अब यहाँ पर हम ds का इंटीग्रेशन कर देंगे तो ds का इंटीग्रेशन हमारा s हो जाएगा और इसकी लिमिट जो होगी वो क्या हो जाएगी? 0 से s हो जाएगी इक्वल। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? u जो है वो हमारा कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ dt जो है हमारा क्या हो जाएगा? t हो जाएगा और इसकी लिमिट हो जाएगी हमारी 0 से t प्लस यहाँ पर जो at dt लिखा हुआ है इसमें a हमारा कांस्टेंट है, a को हम बाहर कर लेंगे और उसके बाद जो है बचेगा हमारा अंदर t dt। तो t dt का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, ये फॉर्मूला होता है हमारा x की पावर n dx लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं x की पावर n+1 और अपॉन में n+1, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। इसी तरह जैसे मान लीजिए x की पावर 2 dx है तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 3/3। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ t dt जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? t की पावर यहाँ पर 1 है तो एक पावर बढ़ जाएगी यानी कि t की पावर 2/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t²/2 और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? हमारी लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर t तक। अब हमें लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट अप्लाई करने में क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा s माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल, ये हो जाएगा हमारा u लिखे रहेंगे इसको पहले से, और t की लिमिट अप्लाई करेंगे तो t माइनस 0 हो जाएगा यहाँ पर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं, प्लस ये हो गया a। अब एक बार यहाँ पर हमको t रखना है, फिर माइनस का, फिर t की जगह 0 रखना है, तो यही आ जाएगा, मतलब t²/2 आ जाएगा इसमें, t²/2 और माइनस का जब लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 आ जाएगा, ये हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पर s माइनस 0 जो है वो s हो जाएगा इक्वल, यहाँ पर u इंटू टी हो जाएगा यानी ut हो जाएगा, प्लस लगा देंगे, यहाँ पर a है और यहाँ पर t²/2 माइनस 0 क्या हो जाएगा? t²/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा at²/2, या इसको हम लिख सकते हैं s इक्वल ut प्लस 1/2 at²। ये हमारा गति का दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब हम गति का तृतीय समीकरण देखते हैं। तो तीसरा समीकरण हमारा क्या होता है? v² माइनस u² इक्वल होता है हमारा 2as के। ये हमारा गति का तीसरा समीकरण है। अब इसको डिराइव करने के लिए हमको क्या लिखना है? जैसे हमने पहले इक्वेशन को डिराइव किया था तो हमने a का डिफरेंशियल फॉर्म लिखा था, सेम उसी तरह दूसरे इक्वेशन को हमने डिराइव किया था तो v का डिफरेंशियल फॉर्म लिखा था। अब हम तीसरे इक्वेशन को डिराइव करेंगे तो फिर से हम a का डिफरेंशियल फॉर्म लिखेंगे, तो a इक्वल हमारा होता है dv अपॉन dt।
ए का ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसमें हमको करना क्या है कि हमको ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, तो ds अपॉन ds हम कर देंगे। अब इसको क्या करना है कि साथ में लिखना है, जैसे dv है तो dv को ds के साथ लिखना है और ds को dt के साथ लिखना है। तो इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a इक्वल, अब हम लिखेंगे इसको ds अपॉन dt, ये हो जाएगा हमारा ds अपॉन dt और ये बच जाएगा हमारा dv अपॉन ds। तो इनटू हम लिख सकते हैं dv अपॉन ds। इतना करने के बाद हमको क्या करना है कि जो ds अपॉन dt है इसको हम जानते हैं कि ये वेग होता है, तो वेग को हम v से प्रदर्शित करते हैं, तो a इक्वल हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं v और इनटू में बचेगा हमारा dv अपॉन ds, तो ये बच जाएगा dv बाई ds। इतना करने के बाद जो ds है उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं a के साथ, तो ये हो जाएगा a ds इक्वल v dv। ये करने के बाद हमको क्या करना है, हमको दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देना है, तो इधर इंटीग्रेशन कर देंगे और इधर भी हम इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर वेरिएबल हमारा s है, तो s की लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, 0 से लेकर के s तक हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 0 से s और a हमारा यहाँ कांस्टेंट रहेगा, तो इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा v dv, तो v dv जो है उसमें वेग हमारा वेरी कर रहा है, तो वेग हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, u से लेकर के v तक, तो इसकी लिमिट हमारी हो जाएगी u से लेकर के v तक। अब यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो a जो हमारा है वो कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर कर लेंगे, तो a हो जाएगा ये इनटू में ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा s हो जाएगा, तो s की लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, 0 से लेकर s तक हो जाएगी, तो 0 से s हो जाएगी इक्वल, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ v dv लिखा है, तो हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होता है, वो होता है हमारा x की पावर n+1, यानी पावर में एक ऐड हो जाता है अपॉन में जो भी पावर होती है यानी n+1। तो इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ v dv हमारा क्या हो जाएगा, v dv हमारा हो जाएगा इसी फॉर्मूले से, v की पावर यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगा v की पावर 2 अपॉन में 2, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट इसकी हो जाएगी क्या, u से लेकर v तक, तो u से v इसकी लिमिट हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा हमारा, आगे हम इसको लिख सकते हैं a और लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा s माइनस 0 इक्वल, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, यानी v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे v की जगह पर तो ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारा आ जाएगा। a का मल्टीप्लाई कर लेंगे s में तो ये as हो जाएगा इक्वल, यहाँ पर देखिए नीचे हर समान है तो दो को हम एक बार लिख सकते हैं, दो को हमने एक बार लिख लिया, उसके बाद यहाँ पर ऊपर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। अब ये जो दो है उसको उधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2as इक्वल, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इक्वल 2as। यही हमारा गति का तृतीय समीकरण हो जाएगा।